बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कीमोथेरापेटिक फार्माकोलॉजी। तो कीमोथेरापेटिक फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जनरल फार्माकोलॉजी को, सीएनएस को तैयार कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं कीमोथेरापेटिक फार्माकोलॉजी को उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कैंसर कीमोथेरापी से स्टार्ट कर रहे हैं। बस इसका लास्ट चैप्टर इम्यूनो फार्माकोलॉजी बनता है, लेकिन ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर कैंसर कीमोथेरेपी। तो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। 5 फ्लोरोयूरेसिल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर बनता है 5 फ्लोरो डीऑक्सीयूरेडिन 5 फॉस्फेट 5 DUMP। जब ये मेटाबोलाइट बनता है तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, टर्नरी या टर्शियरी कॉम्प्लेक्स, यानी एक ये मेटाबोलाइट होगा, थायमिडिलेट सिंथेस होगा, इसका कोएंजाइम होगा जिसको एन-मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बनते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो थायमिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है, डीएनए की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी और थायमिन लेस डेथ हो जाती है। एक्रोलिन साइक्लोफॉस्फेमाइड और रिफॉस्फेमाइड से प्रोड्यूस होता है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, हेमरेजिक स्टेटस करवाता है। इसको ट्रीट करने के लिए मेसना देते हैं, जो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जो यूरिन में कंसंट्रेट होगा और इस कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज कर देगा। अब हाई रेस्टिंग पल्स रेट है तो वो कार्डियोटॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है, और कार्डियोटॉक्सिसिटी एंथ्रासाइक्लिन की वजह से होती है। एंथ्रासाइक्लिन की वजह से एरिथमिया हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉम्युलेटिव डोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। डॉक्सोरोबाइसिन को प्रिवेंट करना चाहिए और डेक्सामेथासोन यूज करना चाहिए। बोर्टिजोम प्रोटियोसोम इनहिबिटर होती है, जिसका नॉर्मल फंक्शन है कि जो यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर देना। न्यूरोपैथी विनक्रिस्टिन की वजह से होती है। माइल्डेस्ट फॉर्म के अंदर पैरेस्थीसिया होता है, लेकिन इसकी वजह से आईलियस वगैरह हो सकती है। कॉर्टिसोलस फ्यूमोरस के अंदर वीकनेस होना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का कॉमन इफेक्ट होता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी सिस्प्लेटिन की वजह से होती है। रीनल टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए आप इंट्रावेनस इन्फ्यूजन को स्लो कर देते हो, या फिर गुड हाइड्रेशन देते हो, या मैनिटोल देते हो, ताकि यूरिन फ्लो बढ़ जाए। टेस्टिकुलर कैंसर के लिए हम सिस्प्लेटिन यूज करते हैं, लेकिन एटोफासाइट और बिलियोमाइसिन के साथ मिला के दे देते हैं। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है ट्रांसपोर्टर, ये ड्रग को बाहर फेंक देती है। जो कैंसर सेल होते हैं इस पी ग्लाइकोप्रोटीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा देते होते हैं, जो ड्रग्स को बाहर फेंक देगी। तो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, लाइक होजकिन लिम्फोमा के अंदर तो वो बिलियोमाइसिन होती है और विनकल्कुलाइट होती है। जो विन ब्लास्टिन होती है ये ABDVG रेजिमेंट के तहत इस्तेमाल होती है। जो विन क्रिस्टिन होती है ये MOPP रेजिमेंट होती है। अब ये कौन कौन से कैंसर होते हैं आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना। एंटी कैंसर ड्रग्स है पल्मोनरी टॉक्सिटी, बिलियोमाइसिन और बुसल्फिन, इनकी वजह से पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाती है। ओके, जो ट्रस्टोजुमाब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, HER2 रिसेप्टर ब्रेस्ट के ऊपर पड़े होती है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, एलोपेरिनोल सेंजिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, हाइपरयूरिसीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है, जाके क्योंकि कैंसर की कीमोथेरेपी में सेल की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है। एंटी मेटाबोलाइट लाइक मार्केप्टापिरिन है और एज़ाथियोपिरिन है, इनको मेटाबोलाइज करने वाला जेंथिन ऑक्सीडेज होता है। ठीक हो गया। अब रिटोक्सिमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऊपर हॉजकिन लिम्फोमा के लिए था तो वो बिलियोमाइसिन था और विनकल्कुलाइड्स थे। पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट है, लाइक सिटाराबिन होती है, ये ड्रग रेजिमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है फॉर एक्यूट ल्यूकेमिया। जो सिटाराबिन होती है डोज लिमिटिंग होती है, हेमाटोटॉक्सिसिटी होती है, सेरेब्रल डिसफंक्शन वगैरह भी हो सकती है अगर हाई डोजेस के अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया है। अब हम इनके टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो टेबल में अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिक में साइक्लोफॉस्फेमाइड है, मिक्लोरथामिन, प्रोकार्बाजिन, बुसल्फिन, कार्बेजिन, लोमस्टिन, डाकार्बाजिन होती है। प्लैटिनम एनालॉग के अंदर सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लैटिन और ऑक्सैलिप्लैटिन होती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड डीएनए क्रॉस लिंक बनाती है, डीएनए के सिंथेसिस को और फंक्शन को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओवेरियन कैंसर है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है और न्यूरोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन सब की वजह से माइलोसप्रेशन एलओपी क्या होती है, इसकी वजह से हेमरेजिक स्टेटस हो सकता है। एंटी मेटाबोलाइट के अंदर मेथोट्रेक्सेट, मार्केप्टापिरिन, फ्लोरोयूरेसिल, जेमसिटाबिन, सैपिसिटाबिन, पीमिट्रेक्सेट, फ्लोट्राबिन है, क्लैरिट्रिबिन है, सिटाराबिन आती है। मेथोट्रेक्सेट डाइहाइड्रोक्लोरिट्रेक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से थायमिडिलेट की एक्युमुलेशन होती है, थायमिडिलेट की सिंथेसिस नहीं हो पाती, प्यूरिन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं हो पाती, सेरीन और मेथियोनिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेड एंड नेक कैंसर है, लिम्फोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ब्लैडर कैंसर है, कोरियोकार्सिनोमा होता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी के अंदर म्यूकोसाइटिस और डायरिया है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के अंदर माइलोसप्रेशन होती है। मार्केप्टापिरिन डिनोवापिरिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया में इस्तेमाल होती है। 5 फ्लोरोयूरेसिल थायमिडिल सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ओके। GIT ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए इस्तेमाल होती है। विनक्रिस्टिन की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पैरालिटिक आलियस हो सकता है, माइलोसप्रेशन होती है, एलोपीकिया सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH भी हो सकता है। ओके, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, विम्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पोर्टोफाइलोटॉक्सिन, एटिपोसाइट और टेनिपोसाइड है, टोपोइसोमेरेस टाइप 2 को ब्लॉक कर देती है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को, गैस्ट्रिक कैंसर को, लंग्स कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टोपोटिकॉन, टोपोइसोमेरेस टाइप 1 को ब्लॉक कर देती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैक्लिटैक्सिल, डोसीटैक्सिल माइक्रोट्यूब्यूल की डिसअसेंबली के साथ इंटरफेयर करती है, जबकि विनक्रिस्टिन असेंबली के साथ इंटरफेयर करती है, माइटोसिस को दोनों इनहिबिट कर देती है। ये वाली ऊपर वाली ड्रग थी एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया के लिए, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ये हेड एंड नेक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद चलते हैं एंथ्रासाइक्लिन की तरफ। एंथ्रासाइक्लिन में डॉक्सोरोबाइसिन, डोनोरोबाइसिन है, डायरोबाइसिन है, पिरोबाइसिन, माइटोजेंट्रोन है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो डीएनए पे जाके बाइंड करेंगे, स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देंगे। टोपोइसोमेरेस 2 को इनहिबिट कर सकती है, डीएनए के अंदर इंटरकलेट हो सकती है। इनकी वजह से पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकती है, लाइक बिलियोमाइसिन की वजह से, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है डॉक्सोरोबाइसिन की वजह से।
ओके। टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर के लास्ट में टिनिब आता है, लाइक इमाटिनिब है, बीसीआर एबीएल टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट कर देता है। और इसके अलावा बोसोटिनिब है, डीसाटिनिब है, तो ये क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, गैस्ट्रिक स्ट्रोमल ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रस्टोजुमाब हर और न्यू रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हर टू और न्यू ग्रोथ रिसेप्टर पर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को बाइंड नहीं करने देता। इसके बाद बिवासिजुमाब है, बिवासिजुमाब एवेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को बाइंड नहीं करने देता। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोटियोसोम इनहिबिटर में बोटेजोवेब है, ये मल्टीपल माइलोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्मोन के अंदर प्रेडनिसोन है, टोमैक्सोफिन है, जीएनआरएच एनालॉग है, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट होती है, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। इसको आपने एंडोक्राइन कवर करना है। इसके बाद पीछे चलते हैं, तो पीछे है आई थिंक ये एंटी हेलमिंथेस वाला चैप्टर है। तो एंटी हेलमिंथेस वाले में आइवरमेक्टिन होती है। आइवरमेक्टिन एनकोसर्कोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है आइवरमेक्टिन। और इसके अलावा किसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है? आइवरमेक्टिन स्ट्रैंगुलैट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी ड्रग ओन्कोसर्का वोल्वुलस के लिए इस्तेमाल होती है, वो डाइथाइल कार्बामेज़िन होती है। जो सिरामिन होती है वो भी ओन्कोसर्कोसिस के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो आइवरमेक्टिन माइक्रोफ्लोरा को किल करती है, तो उसकी वजह से मेसोटी रिएक्शन होता है। मेसोटी रिएक्शन के अंदर क्या-क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलते होते हैं? लाइक मेसोटी रिएक्शन के अंदर सर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, रैश होता है, मसल एकनेस होती है, हाइपोटेंशन है और पेरिफेरल एडीमा होता है। ओके, तो ये मेसोटी रिएक्शन होता है। तो अगर आप स्पेलिंग पे फोकस करोगे तो एम से मसल एक ही है, यानी मेसोटी है। जी आ रहा है, जी से कुछ भी नहीं बनता। इसके बाद वीकनेस, एडीमा है तो मेसोटी वगैरह, हाइपोटेंशन या आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद पेरेंटल पामेट है, वो निकोटीनिक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होती है। ये अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल जैसा काम करती है, यानी ये नीमाटोड के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। वर्म्स पे जाके काम करती है, ना कि एक्स के पर जाके काम करती है। ऑक्सैम्निक क्वीन सीजर करवा सकती है, स्पेसिफिकली उन पेशेंट के अंदर जिनमें कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, तो इसको हम प्रेज़िक्विंटल के साथ ऐसे पर्सन को हम प्रेज़िक्विंटल से ट्रीट करते हैं। ऑक्सैम्निक क्वीन सिर्फ शिस्टोसोमा मैंसोनी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो प्रेज़िक्विंटल होती है, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली लिवर फ्लूक है। ओके, ये ड्रग किस तरह से काम करती है? ये ड्रग काम करती होती है प्रेज़िक्विंटल किस तरह से काम करती है? अगर मैं आप यहाँ पे दिखा हुआ आपको प्रेज़िक्विंटल, ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है टू द कैल्शियम। ओके, जबकि निकोटीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली पेरेंटल पामेट होती है। आइवरमेक्टिन ने गाबा को स्टिमुलेट करना है, अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल ने माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को ब्लॉक कर देना है, मेबेंडाजोल ने ग्लूकोज के अपटेक को भी ब्लॉक कर देना होता है। ओके, इसके बाद चलते हैं हाइड्रेटेड सिस डिजीज के लिए प्रेज़िक्विंटल को हम यूज़ नहीं करते बल्कि अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं। आइवरमेक्टिन की वजह से मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, नीमाटोड की गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। प्रेवेंटल पामेट निकोटीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। डाइथाइल कार्बामेज़ेपिन ने मसल की रिलैक्सेशन करा देनी है, लेकिन मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं चला। ऑक्सैम्निक क्वीन की वजह से डिजीनेस हो सकती है, 24 घंटे के लिए कोई ड्राइव ही नहीं करनी। निक्लोसामाइड नीमाटोड और फ्लूस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती। स्पेसिफिकली जो नीमाटोड होते हैं, हम कौन से फ्लूक्स है, फ्लूक्स में भी हम बात करते हैं हम निक्लोसामाइड में, यानी लार्ज इंटेस्टिनल फ्लूक है जिसको फेस्किलोप्सिस बुस्काई बोलते हैं। ठीक हो गया। ओके, जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकती है अल्बेंडाजोल की वजह से। मेबेंडाजोल नीमाटोड के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। अल्बेंडाजोल पेरेंटल पामेट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। तमाम नीमाटोड के लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है? अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पेरेंटल पामेट होती है। लेकिन अल्बेंडाजोल एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस में नहीं आएगा, और आइवरमेक्टिन इस्तेमाल होती है थ्रेड वर्म के लिए, ओन्कोसर्का वल्वुलस के लिए, एस्केरिस के लिए होती है। डाइथाइल कार्बामेज़ेपिन बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रूजिया मेलाई के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि ट्रीमाटोड के लिए, सबके लिए प्रेज़िक्विंटल इस्तेमाल होती है। लेकिन फेस्किलोप्सिस बुस्काई के लिए निक्लोसामाइड यूज़ कर सकते हैं। फेस्कुला हेपेटिका के लिए विथिनोल और ट्रिक्लाबेंटाजोल है। अब चलते हैं सेस्टोड या टेप वर्म है, तो सबके लिए प्रेज़िक्विंटल या निक्लोसामाइड है, लेकिन सिवाय दो के अलावा, एक है हाइड्रेटिस डिजीज़ और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, इन दोनों के लिए अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं। अब हम पीछे आ जाते हैं एंटी प्रोटोजोल वाले चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोगवानिल। जो प्रोगवानिल होती है डायहाइड्रोफोनिक रिडक्टेज को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। ओके, जो प्राइमाक्विन होती है वो सेकेंडरी एक्सोरिथ्रोसाइटिक शेजाइजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, जिसको कॉट्रिमोक्साजोल कहते हैं, निमोसिस जीरोविका को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में जो क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस आती है, तो वो ड्रग की एक्युमुलेशन को कम कर देती है। ओके, पीएफसीआरटी ट्रांसपोर्टर के जरिए। मैफ्लोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पे क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस होती है। क्विनिडीन को प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्सीसाइक्लिन को हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने डेली देना है। क्वार्टम एक ओरल कॉम्बिनेशन होती है। ओके, क्वार्टम में क्या क्या होता है? आर्टिसोनेट होता है और लुमेफेंट्रिन होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा लुमेफेंट्रिन और आर्टिमिथल, इनको क्वार्टम कहते हैं। ये अनकॉम्प्लिकेटेड फाल्सीपारा मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। जो क्वार्टम होता है, ये एक्यूट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिसोनेट पार इंटीरियल आर्टिमिसिन, पेंटामेडिन नीमोसिस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइमाक्विन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम स्टीबोग्लूकेनेट लेशमिनियासिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइमाक्विन ये वाइड एंटीमलेरियल ड्रग है, जो कि टिश्यू साइजोन पे जाके काम करती है लिवर के अंदर। क्विनीन ब्लड शेजेंटोसाइड को किल कर देती है चारों स्पीशीज के लिए, लेकिन ये लिवर स्टेजेस के लिए काम नहीं होती। ठीक है,
प्राइमाक्विन को डेली आपने 2 हफ्ते तक देना है, सिंगल देना है, ओके? एक दिन में एक। मेट्रोनिडाज़ोल प्लस लुमिनल ओमेबिसाइड ये माइल्ड टू मॉडरेट ओमेबिकोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिम्प्टोमेटिक डिलॉक्सिनाइड, फ्यूरेट, आइडोकिनोल, पैरामाइसिन यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल को 10 दिन के लिए, ओटिनाडाज़ोल को 5 दिन के लिए प्लस लुमिनल एजेंट, तो ये हेपेटिक एब्सेस के लिए ये बना हुआ है। अभी इस रेजिमेन का फ़ायदा ये होता है कि आप ओमेबिसाइडल और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों को आप ट्रीट कर सकते होते हो, ठीक है? अब जो एमेटिन्स होती है वो कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर हम उसको दे नहीं सकते, हालाँकि ये हेपेटिक एब्सेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद गियार्डियासिस है, तो गियार्डियासिस एक कॉमन इंटेस्टिनल प्रोटोज़ोआ इन्फेक्शन होता है, गियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से होता है। अब जो इन्फेक्शन होता है ये फीकल कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर की वजह से होता है। मेट्रोनिडाज़ोल मोस्टली इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिनाडाज़ोल को हम यूज़ करते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, उसकी एडवांस स्टेजेस के अंदर जो मिलार्सोप्रोल है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि पेंटामेडिन और सीरामिन सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती, लेकिन मिलार्सोप्रोल सीएनएस के अंदर एंटर होती है। निफोटिमॉक्स शगास डिजीज़ को या अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल निमोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कोट्रीमोक्सोसोल इस्तेमाल होता है। मेट्रोनिडाज़ोल के यूजेस लिखे हुए हैं। ओमाइबियासिस है, बैक्टीरियोइड है, कोलोसीडियम परफेंजियस होती है, सूडोमोनास मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, फ्यूजोबैक्टीरियम है, गियार्डियासिस है, गार्डिनिला वैजिनालिस होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई है और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस होता है। इसके बाद हम चलते हैं इनके टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल में एंटी मलेरियल ड्रग है, फिर हमने एंटीओमाइबिक ड्रग को पढ़ना है। तो एंटी मलेरियल के अंदर क्लोरोक्विन है, आर्टिमिसिनिन है, मैफ्लोक्विन है, प्राइमाक्विन है, टोवाक्विन है, एंटीफोलेट है। एंटीफोलेट के अंदर पिरामेथामिन, प्रोगुआनिल, ओके, और इसके अलावा पिरामेथामिन प्लस सल्फाटॉक्सिन, इन दोनों को मिला के हम फेंसिडाल वगैरह कहते हैं। जबकि लोमेटिल किसको बोलते हैं? लोमेटिल के अंदर हम डिऑक्सी डाइफिनॉक्सलेट और एट्रोपिन को साथ मिला लेती है। डाइफिनॉक्सलेट और लोपेरामाइड एंटी डायरियल एजेंट होती है। अच्छा, क्लोरोक्विन हीम को हिमाजल में कन्वर्ट नहीं होने देती। आर्टिमिसिनिन का मेटाबॉलिज्म होता है टॉक्सिक फ्री रेडिकल के अंदर, ओके। एटोवाक्विन माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है। एंटीफोलेट फोलेट की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। तो प्राइमाक्विन होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम बोवेल के लिए काम करती है। इसके अलावा निमोसिस निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो एटोवाक्विन है ये प्रोग्वानिल के साथ मिला के देती है और इस तरह बन जाता है मेलारॉन, ठीक है। ओके, क्लिनिकल एप्लीकेशन की तरफ आती है तो क्लोरोक्विन होती है तमाम नॉन रेजिस्टेंट मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिमिसिनिन हम लिमिफेंड्रिन के साथ मिला के देते हैं ताकि हम फैलसीबेरा मलेरिया को ट्रीट कर सके। प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों है। मैफ्लोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी प्राइमाक्विन, एटोवाक्विन एंटीफोलेट ओरल फॉर्म में देते हैं। प्राइमाक्विन की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक ब्लड साइटोपिनिया हो सकता है, हिमोलिसिस इन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डेफिशिएंसी में हो सकती है। एंटीओमाइबिक एजेंट के अंदर मेट्रोनिडाज़ोल और टिनाडाज़ोल आती है। मेट्रोनिडाज़ोल और टिनाडाज़ोल रिएक्टिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाती है जो कि डीएनए को और डीएनए के स्ट्रैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लुमिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल ओमाइबियासिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गियार्डियासिस और ट्राइकोमोनियासिस है। मेट्रोनिडाज़ोल की वजह से डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन हो सकता है, पैरासीजिया, नोजिया, हेडेक, जीआईटी डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ओके। डिलॉक्सिनाइड, फ्यूरेट, आइडोक्विनोल और पैरामाइसिन लुमिनल ओमाइबियासिस के लिए आती है, जबकि पैरामाइसिन लेishmaniasis को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मिसलेनियस एंटीप्रोटोजोल आती है। तो मिसलेनियस एंटीप्रोटोजोल के अंदर पेंटामेडिन, लार्सोप्रोल, निफोटोमैक्स, सुरामीन, एफ्लोरनेथिन है और सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट है। तो एक बात नोट करना कि जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है उसके अंदर नाइफोटोमैक्स आ रही है, बाकी सबके अंदर अफ्रीकन आ रही है। सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट लेishmaniasis को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब इस चैप्टर के अंदर कोई इतना खास टेबल नहीं बना हुआ। ओके, थेरेपी को डिले करना यहाँ तक कि लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल आ जाए तो ये सही तरह नहीं होता, ठीक है। यानी आपने एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब प्लाज्मा अमाइनो ग्लाइकोसाइड लेवल को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड का थेरेपेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। जब प्लाज्मा लेवल इनके मिनिमल इनहिबिटर कंसंट्रेशन से 3 से लेकर 4 गुना ज़्यादा हो सकते हैं तब इनकी टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है। अगर रीनल फंक्शन कम हो जाएगा तो इनके प्लाज्मा लेवल को मज़ीद बढ़ा देगा। अमाइनो ग्लाइकोसाइड की रीनल एलिमिनेशन होती है, हेमाटोटॉक्सिक नहीं होती। एंटी माइक्रोबियल ड्रग की कॉम्बिनेशन हमेशा सिनर्जिज्म नहीं होती, लाइक बैक्टीरियाइड को बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ मिला के नहीं दे सकते। एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से एलिमिनेट होते हैं, इसमें एरिथ्रोमाइसिन है, सेफ्ट्राजोन होती है, क्लिंडामाइसिन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन, नाइट्रोनियाजाइड है, कीटोकोनाजोल है और इसके अलावा नेफेसिलिन होती है। नेफेसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन ये भी बाइल के अंदर एलिमिनेट होती है, ओके। अब बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, लाइक अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन होती है, एजिथ्रोमाइसिन सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। अब प्रोफिलैक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक है तो उसको ड्यूरेशन से आपने एक्सटेंड नहीं करना होता, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ।
ओके, तो प्रोफाइलैक्सिस के अंदर अपने ट्रीटमेंट वाले ड्यूरेशन को अचीव पूरा नहीं कर लेना, ठीक है? ओके, जो सेफाज़ोलिन होती है, ये ड्रग का चॉइस होती है फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन द मोस्ट हिस्टेरेक्टोमी पेशेंट के अंदर। सेकंड जनरेशन सेफ़्लोस्पोरिन है, जिसमें सेफॉक्सज़ेटिन है, सेफोटिडान होती है। ये बैक्टीरियाइड इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। बोवल सर्जरी के लिए हम मेनली नियोमाइसिन को यूज़ करते हैं, क्लीन करने के लिए, और इरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके? बोवल परफोरेशन है, तो सेकंड और थर्ड जनरेशन सेफ़्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाज़ोल रिटोनाविर मेटाबॉलिक इन्हिबिटर होती है, रिफैम्पिन मेटाबॉलिक इंड्यूसर होती है, ग्राम नेगेटिव रोड लाइक एंटीरोबैक्टर स्यूडोमोनास एरिजिनोसा बीटा लैक्टेमेस इंड्यूसिबल होती है, यानी इंड्यूसिबल बीटा लैक्टेमेस होती है, ओके, यानी इनके बीटा लैक्टेमेस इंड्यूस हो सकते हैं। तो एम्पिसिलिन, सिफॉक्सेटिन और इमिपेनिन ये इनके इंड्यूसर होते हैं बीटा लैक्टेमेस के, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टेबल है नहीं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले टेबल को। इसके बाद मिसलेनियस एंटी माइक्रोबियल वाला चैप्टर है, तो इनमें सिर्फ इनके क्लिनिकल यूजेस को तैयार करते हैं, लाइक मेट्रोनिडाज़ोल, टिनाडाज़ोल का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिडाक्सामाइसिन का जीरो एब्जॉर्प्शन होती है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट के इन्फेक्शन के लिए देती है। रिफेक्सामाइन की भी जीरो एब्जॉर्प्शन होती है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए देती है, ओके। और इसके अलावा हम रिफेक्सामिन को दे सकती है, हम क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। नाइट्रोफुरेंटोइन, इनका यूरिन का लेवल हाई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए देती है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सप्रेशन के लिए मेथिनामाइन साल्ट वगैरह दे सकती है। इसके बाद हम पीछे चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब ये एंटीवायरल चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो एसाइक्लोविर है, इसकी एक्टिवेशन होती है होस्ट सेल काइनेज से, ओके। एसाइक्लोविर और एनसाइक्लोविर दोनों डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, चेन की टर्मिनेशन करवा देती है, लेकिन फोस्काइनेट डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, लेकिन इसकी बायो एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। फॉस्फोप्रेनविर एम्प्रीनेविर का प्रोड्रग होती है, और ये एचआईवी प्रोटीएस इनहिबिटर होती है। इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब डाइडेनोसिन की वजह से पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा डाइडेनोसिन की वजह से अदर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, लाइक एडवांस एड्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते। सिम्प्टोमेटिक एड्स है, तो उसको ट्रीट करते हैं HART थेरेपी, चाहे उसका CD4 काउंट है बड़ा है या वायरल एनआरएनए लोड कम है। जो डाइडेनोसिन होती है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, यानी जो लैमिविडिन होती है वो गुड NRTI रिप्लेसमेंट होती है, ठीक हो गया। सेकंड प्रोटीएस इनहिबिटर लाइक आटाजिनाविर है विद अ सिंगल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी प्रोटीएस इनहिबिटर, और इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ये बहुत इफेक्टिव रेजिमेन होता है, ठीक हो गया, ओके। जो आटाजिनाविर होती है उसकी वजह से पीआर इंटरवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेरापेमिल की वजह से मजीद एग्जैकर्बेट हो सकता है। जो वायरल आरएनए टाइटर होता है एड्स वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ज़िडाविडिन की जो हाई डोजेस होती है प्रोफाइलैक्टिक के लिए यूज़ होती है, ओके। जो ऑप्टिमल प्रोफाइलैक्सिस होती है उसमें ये आता है कि जो ज़िडाविडिन और लैमिविडिन इसको मिला के दे देती है, उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीएस इनहिबिटर देती है, तो इसको एक्सपैंडेड रेजिमेन कहते हैं। जेंसिक्लोविर है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग होती है फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। लेकिन सिडाफोविर होती है, ये साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, और ये herpes सिम्प्लेक्स वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिडाफोविर फोस्कारनेट है, जबकि हम साइटोमेगालोवायरस के अंदर विडाराबिन है, सॉरी फोमिवर्सिन है, जबकि यहाँ पर विडाराबिन आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन। जो ड्रग इंटरेक्शन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती है और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। रिवाब्यूटिन लाइक रिफैम्पिन है, वो मेटाबॉलिक इंड्यूसर होता है, ठीक है। इसके बाद 3 ड्रग्स होती है लाइक फोस्कारनेट, ट्राइफ्लोरिडिन और वैलासाइक्लोविर, herpes सिम्प्लेक्स वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फोस्कारनेट को जेनिटल इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एफिकेसी डेवलप नहीं है। ट्राइफ्लोरिडिन को टॉपिकली इस्तेमाल करती है फॉर हेपेटिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, जो कि herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 की वजह से होता है। वैलासाइक्लोविर एसाइक्लोविर में कन्वर्ट होती है बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर और लीवर के अंदर होता है, ओके। अब जो एम्प्रीनाविर और एम्प्रीसाइटामिन है, इन दोनों के अंदर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है, जो कि पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड है। इफाविरिन की वजह से फीटल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है, ओके। एम्प्रीसाइटामिन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। लैमिविडिन ये मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ओके। और रिबाविरिन और इंटरफेरॉन अल्फा मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हेपेटाइटिस सी। ये साइक्लोविर यूरिन के अंदर एलिमिनेट होती है बाय GFR, और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन है जिसमें इनहिबिट करती है प्रोबेनिसिड एसिड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी लाइक हेमाचूरिया, क्रिस्टल यूरिया हो सकता है अगर डिहाइड्रेटेड है या रीनल डिसफंक्शन है, तो एक्यूट हाइड्रेशन रिक्वायर होती है इन केस ऑफ इंटेनाविर, क्योंकि वो नेफ्रोलिथियासिस करवा देती होती है, ओके। और इंटेनाविर की जो एलिमिनेशन है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए होती है। ट्राइफ्लोरिडिन टॉपिकली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, ओके। अब हम आ जाते हैं समरी वाले टेबल की तरफ। तो एंटीवायरल ड्रग्स होती है, एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर एंटी हर्पीज ड्रग है, साइटोमेगालोवायरस के लिए एंटी हेपेटाइटिस ड्रग है, एंटी हेपेटाइटिस सी ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग होती है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है।
तो एंटी हर्पीस ड्रग को स्टार्ट करते हैं। एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, पेंसिक्लोविर और फैमसिक्लोविर होती है। वेलसाइक्लोविर और फैमसिक्लोविर प्रो ड्रग होती है। इनकी एक्टिवेशन वायरल के थायमिडिन काइनेज से होती है। ओके, तो ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वेरिसिलस जोस्टर वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर थायमिडिन काइनेज के अंदर रेजिस्टेंस स्ट्रेन आ जाती है तब हम ये किसी काम की नहीं होती। जो एसाइक्लोविर होती है टॉपिकल, ओरल और इंट्रावेनस फॉर्म में होती है। जो पेंसिक्लोविर होती है टॉपिकल फॉर्म में होती है। फैमसिक्लोविर और वेलसाइक्लोविर ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओरल फॉर्म की वजह से नोजिया, डायरिया और हेडेक हो सकता है। इंट्रावेनस फॉर्म की वजह से रीनल और सीएनएस टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है। साइटोमेगालोवायरस के लिए जेंसिक्लोविर, वेलजेंसिक्लोविर, सिडाफोविर, फोस्कारनेट और इसके अलावा एक और ड्रग भी होती है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया है। ओके, तो ये ड्रग है फॉर्मीविरसिन होती है साइटोमेगालोवायरस के लिए। तो ये डीएनए पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट कर देती है, लेकिन फिर सिडाफोविर और फोस्कारनेट को वायरल बायो एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जेंसिक्लोविर की वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, हेपेटिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो सकती है। सिडाफोविर और फोस्कारनेट की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। एंटी हेपेटाइटिस ड्रग की तरफ आती है, तो एंटी हेपेटाइटिस ड्रग के अंदर इंटरफेरॉन अल्फा है, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल होता है, एंटाकेविर होता है। ओके, इंटरफेरॉन अल्फा ने राइबोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन करा देनी है, जबकि जो इनहिबिशन होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के पॉलीमरेज की, वो दूसरी ड्रग करती है। और मल्टीपल एंटीवायरल एक्शन रिबाविरिन की होती है। लाइक रिबाविरिन ने गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देना है, एमआरएनए की कैपिंग को मिनिमाइज कर देना है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देना है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए के लिए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस के लिए, पैरामिक्सो वायरस के लिए और हेपेटाइटिस सी वायरस एचआईवी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, ओके। तो जो सारी ड्रग होती है वो सप्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन रिबाविरिन हेपेटाइटिस बी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक सफासब्यूविर है, रिबाविरिन है, रिबाविरिन प्लस इंटरफेरॉन अल्फा होती है। सफासब्यूविर क्या होती है? सफासब्यूविर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है, जबकि नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के अंदर टासाबूविर हो जाती है। ठीक हो गया। अब जो इंटरफेरॉन अल्फा की वजह से एलोपी क्या हो सकता है? माइल्जिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकती है। एडिफोविर की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। रिबाविरिन की वजह से एनीमिया और टेराटोजन है। एंटी हेपेटाइटिस सी ड्रग है, तो इसमें डेक्लाटैसिड, एल्बेसिल, लेडिपेसिविर, ओम्बिटासिविर और वेलपेसिविर आ जाती है। NS5 इनहिबिटर होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, कॉम्बिनेशन रेजिमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। जबकि NS5B रीनल पॉलीमरेज इनहिबिटर, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर के अंदर टासाबूविर, सफासब्यूविर है। NS3 ओके, तो NS3 और 4A प्रोटीएस इनहिबिटर के अंदर ग्राजोप्राविर, पैरिटाप्राविर, टेलिप्राविर, बॉसिप्राविर और सिमिप्राविर आ जाती है। सिमिप्राविर की वजह से सल्फा एलर्जी हो सकती है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के अंदर एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन और सल्टामाविर, ज़ानामाविर आ जाएगी। एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन ने M2 प्रोटॉन चैनल को ब्लॉक कर देना है। सल्टामाविर और ज़ानामाविर ने न्यूरामिनेटेज को ब्लॉक कर देना है। ठीक हो गया, ओके। तो जो सल्टामाविर और ज़ानामाविर होती है, इनकी वजह से GIT सिम्पटम आना शुरू हो जाती है। ज़ानामाविर की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की तरफ। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की तरफ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएस इनहिबिटर, एंट्रो इनहिबिटर और इंटीग्रेस इनहिबिटर है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के अंदर एबागैवर, डाइडानोसिन, एम्ट्रोसिटाबिन, लैमिविडिन, स्टाबिडिन, टिनोफाविर, सेल्सिटाबिन, ज़िडोविडिन आ जाती है। एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देती है। पहले इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है बाय द सेलुलर एंजाइम। ओके, ज़िडोविडिन की वजह से बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, एबागैवर की वजह से हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, डाइडानोसिन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, स्टाबिडिन और सेल्सिटाबिन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। डिलावाडिन, नाविरापिन की वजह से रैश होता है, लीवर एंजाइम बढ़ सकती है, एफेवेरिन की वजह से टेराटोजेनेसिस हो जाती है। अटाजिनाविर, फोसमप्रेनाविर इनकी वजह से जीआईटी डिस्ट्रेस है। अटाजिनाविर की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जबकि ऊपर पेरिफेरल न्यूरोपैथी एस और जी से होती है, लाइक स्टाबिडिन और ज़ेल्सिटाबिन से होती है। ओके, जो रैश होता है वो इंडिनाविर की वजह से जो रैश होता है वो एम्पिरिनाविर की वजह से होता है, इंडिनाविर की वजह से हाइपरबिलिरुबिनेमिया और नेफ्रोलिथियासिस होता है। एंट्री इनहिबिटर के अंदर एनफीवर्टाइड और मैलाविरोक है। एनफीवर्टाइड की वजह से हाइपरसेंसिटिविटी और मैलाविरोक की वजह से मसल, जॉइंट पेन, डायरिया और लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं। इंटीग्रेस इनहिबिटर में डायलुटाग्राविर, एल्बिटाग्राविर और एल्टिग्राविर है। जीआईटी अपसेट और हेडेक और रैप्टोमाइलोसिस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एंटी फंगल वाली चैप्टर है। तो एंटी फंगल वाले में एम्फोटेरिसिन भी एजोल्स होती है, काइनोकैंडिन्स है, फ्लूसाइटोसिन और टर्बिनाफिन होती है। एम्फोटेरिसिन भी एरिकोस्टिरोल पर जाके बाइंड कर देती है और ये लीकी पोर्स क्रिएट कर देती है। कैंडिडीमिया के लिए, एस्परजिलस के लिए ABCCMA जिसका निमोनिक होता है। ओके, तो इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, एडिटिव होती है दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के साथ, इन्फ्लुएंस रिएक्शन है जिसमें चिल्स, फीवर, मसल स्पैज्म और हाइपोटेंशन हो सकती है। इंट्रावेनस फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन लाइक लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन लेस टॉक्सिक होती है। एजोल्स में कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल है। एस्परजिलोसिस के लिए वोरोकोनाजोल है, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए इट्राकोनाजोल वगैरह यूज कर सकते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पोसाकोनाजोल वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एक काइनोकैंडिन है। काइनोकैंडिन में कैस्पाफंजिन, अमिकाफंजिन और एंडुलाफंजिन होती है। कैंडिडीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैस्पाफंजिन सैल्वेज थेरेपी के अंदर इस्तेमाल हो सकती है इन द एस्परजिलोसिस। ओके, इनके साइड इफेक्ट में जीआईटी डिस्ट्रेस है,
हिस्टामिन को रिलीज करने की वजह से फ्लशिंग हो सकता है। फ्लूसाइटोसिन डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। एम्फोटेरेसिन बी के साथ सिनर्जिस्टिक होता है इन कैनिडीमिया और क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन। टर्बिनाफिन और नेफ्टिफिन की वजह से जीआईटी अपसेट हो सकती है, म्यूकोकुटेनियस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। केराटिन के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स वाले चैप्टर के ऊपर। तो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग वाले में आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, इथेम्ब्यूटोल, पिराज़िनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आइसोनियाज़िड की रिएक्टिव बायोएक्टिवेशन होती है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। कैट-जी और आइसोनियाज़िड ए जीन की वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है। बैक्टीरियासिडल ड्रग है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कॉम्बिनेशन के अंदर देती है। ओरल और इंट्रावेनस फॉर्म होती है, हेपेटिक क्लीयरेंस होती है, फास्ट और स्लो एसिटाइलेटर होती है, फेनिटोइन, कार्बामेज़ापिन और वारफरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। हेपेटोटॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, हेमोलिसिस होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर। इन सब की टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है। लाइक रिफेम्पिन की वजह से रैश, नेफ्राइटिस, कोलिस्टेसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है। इथेम्ब्यूटोल की वजह से डोज डिपेंडेंट विजुअल डिस्टर्बेंस है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरयूरिसीमिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, पॉलीआर्थ्राल्जिया पिराज़िनामाइड की वजह से होता है, पिराज़िनामाइड की वजह से हाइपरयूरिसीमिया, मायल्जिया, आर्थ्राल्जिया, मैक्युलर पेपिलर रैशेस, पोरफायरिया, फोटोसेंसिटिविटी होती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसके बाद हम चलते हैं सल्फोनामाइड वाले चैप्टर की तरफ। तो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोजोल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेटरी और साइनस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। निमोसिस्टस जीरोवेकाइकल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, इसकी वजह से रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन वगैरह हो सकती है। ओके, हाइपरकलीमिया वगैरह हो सकता है ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोजोल की वजह से। एडवर्स इफेक्ट होते हैं एड्स वाले पेशेंट के अंदर, रैश, फीवर, बोन मैरो सप्रेशन है। ओके, और इसके अलावा हाइपरकलीमिया होती है। क्यूटी डबल प्रोलोंगेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? एंटी रिथमिक टाइप 1 ए और टाइप 3 एंटी एंजाइनल होती है। नालोजिन है, लाइक एंटीबायोटिक्स में पेंटामिडीन है, एरिथ्रोमाइसिन है, मैफ्लोक्विन है। एंटीसाइकोटिक में हैलोपेरिडोल, क्यूटेपिन और जिप्रासिडोन है। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एसएसआरआई, टीसी है। डायूरेटिक है, एंटीएमेटिक्स के अंदर ओडेंसोट्रॉन आ जाती है। ओके, क्यूटी इंटरवल को बढ़ाने वाली। नेक्स्ट है फोलेट एंटागोनिस्ट है। तो फोलेट एंटागोनिस्ट के अंदर सल्फिसोक्सोजोल, सल्फाडियाजिन, सल्फाडियाजिन को पिरामेथिमिन के साथ देते हैं और पिरामेथिमिन को सल्फाडाक्सिन के साथ भी दे सकते होते हैं। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस को ट्रीट करने के लिए सल्फाडियाजिन प्लस पिरामेथिमिन देते हैं। मलेरिया के अंदर सल्फाडॉक्सिन और पिरामेथिमिन देते हैं। ठीक है, ओके। तो सल्फोनामाइड के यूज़ करने की वजह से जीआईटी अपसेट हो सकता है, हेमोलिसिस हो सकती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर क्रिस्टल यूरिया हो सकता है और रैश हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जीआईटी है, हेमाटोटॉक्सिसिटी है, एडाप्टोटॉक्सिसिटी है और ड्रग इंटरैक्शन हो सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लोरोक्विनोलोन की वजह से आ जाते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन डीएनए गायरस को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर और टोपोइसोमेरेज टाइप 4 को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। यूरोजेनिटल ट्रैक रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गोनोकोकस के अगेंस्ट उनकी एफिनिटी होती है, एक्टिविटी है, डिक्लाइनिंग एक्टिविटी है। ओके, ठीक है, और जो एंसर्ट होती है इनकी न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह को बढ़ा देती है। इसके बाद जो नॉर्फ्लॉक्सासिन है, अच्छा इनकी वजह से होता क्या है? जीआईटी अपसेट है, टेंडिनाइटिस हो सकता है, आर्थ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, फोटोसेंसिटिविटी होती है, क्यूटी से इंटरवल बढ़ सकता होता है। अब रेजिस्टेंस होती है वो टारगेट एंजाइम में म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, लाइक डीएनए काइनेसेस में म्यूटेशन वगैरह हो सकती है उसको। इसके बाद हम चलते हैं माइनोग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर में। तो माइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, कानामाइसिन आ जाती है। बैक्टीरियासिडल होती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, 30S पे जाके बाइंड करती है। अमीक एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रिलेटिवली लीस्ट होती है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है, पोस्ट एंटीबायोटिक फिनोमिना होता है। अरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोरिक्सिला कैटालिस शिगेल्ला को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बीटा लैक्टम के साथ मिला के इस्तेमाल होती है। ग्नोरिया है, स्पेक्टिनोमाइसिन के स्पेक्टिनोमाइसिन गोनोरिया के लिए इस्तेमाल होती है। इंट्रामस्कुलर जबकि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज हो सकती है। इनकी टॉक्सिसिटी के तरह नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो कि रिवर्सिबल होती है, ऑटोटॉक्सिसिटी रिवर्सिबल होती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है, ऑटोटॉक्सिसिटी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड है, लिंकोसामाइड है, स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्लोराम्फेनिकोल और ऑक्सैलिडाइनेट आयंस होती है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टीगासाइक्लिन है। 30S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है इनका। टीगासाइक्लिन का ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एनारॉब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। रेजिस्टेंस होती है वो इफ्लक्स पंप से रिलेटिवली इनइफेक्टिव होती है, लेकिन प्रोटीज और सूडोमोनास के अंदर हो जाती है इफ्लक्स पंप से। क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, स्पायरोकीट्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जबकि टीगासाइक्लिन की एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिलेटिवली लॉन्ग होती है, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की हाफ लाइफ लॉन्ग होती है। जीआईटी अपसेट हो सकता है, बोन के अंदर टीथ की डेपोजिशन हो सकती है, फोटोसेंसिटिविटी या सुपर इन्फेक्शन हो सकती है। मैक्रोलाइड के अंदर एरिथ्रोमाइसिन है, जिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन आती है। 50S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लीस्ट रेजिस्टेंट होती है टेलिथ्रोमाइसिन के अंदर।
क्योंकि उसका इफ्लेक्स पम्प के लिए टू लार्ज होती है, ठीक है। टेलिथ्रोमाइसिन है, टेलिथ्रोमाइसिन कीटोलाइट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए, क्लाइमिडिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीआईटी अपसेट हो सकता है, हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रबल बढ़ सकता है। लिंकोसामाइड में क्लिंडामाइसिन है, स्ट्रेप्टोग्रामिन में क्विनिन पेनिसिलिन, डाल्फापेनिसिलिन है, उसकी वजह से आर्थराइजिया माइल्जिया सिंड्रोम हो सकता है। वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोरोफेनिकोल की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया और ग्री बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ऑक्सैलिडाइनिक आयंस के अंदर लिनेजुलाइड और टाइडेजुलाइड आता है, तो ये मरसा को, पीआरएसपी को, वीआरई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा मरसा है जिसमें स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके अंदर डोज रिलेटेड एनीमिया, न्यूरोपैथी है, ऑप्टिक न्यूराइटिस और सिरोटिन सिंड्रोम हो सकते हैं विद एसएसआरआई। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर है, वो है बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक वाला। तो इसमें पेनिसिलिन आती है, पेनिसिलिन में नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। सेफ्लोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन होती है, ओके। इसके बाद कार्बापेनिम है, मेनोबैक्टीरियम होती है, वैनकोबाइसिन है और लाइपोपेप्टाइड है। अब असल में वीडियो बनाने का दिल तो कर रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मैं तकरीबन 2 या 3 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। अगर आप चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना 40-50 मिनट वाली वीडियोस, तो वो लगातार मैं अभी एक ही साथ बैठ के मैंने सारी वीडियोस बनाई है और अभी बना ही रहा हूँ। अब मेरे पास एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अभी भी सीवीएस के ऊपर रहती है वीडियो और एंडो पे रहती है, ब्लड फार्माकोलॉजी पे रहती है, लेकिन अब मेरे पास एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर मैंने आगे प्रोसीड किया तो फिर उस वीडियोस के अंदर यही होगा कि मैं सर से उतारूंगा उन चैप्टर्स को, जिस तरह अभी मैंने आधे से ज़्यादा कीमों को इस तरह से मैंने ख़त्म किया है। तो अगर इतनी सारी मेहनत के बाद अगर एक लाइक अगर आपने कर दिया तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।